देखिए जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख ली, इन्वेस्टिंग सीख ली, फाइनेंसिंग सीख ली, अब एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन एक्टिविटी एक साथ करना। अब जो सीख रहे हैं वही एग्जाम में आता है जनरली, सिर्फ इन्वेस्टिंग या सिर्फ ऑपरेटिंग या सिर्फ फाइनेंसिंग, ऐसे क्वेश्चन के आने के चांस कम, ज्यादा चांस रहते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन आने के। इसमें एक ही क्वेश्चन में तीन एक्टिविटी रहेगी, तो कोई नया काम नहीं करना। जो काम हमने अभी तक तीनों एक्टिविटी में अलग अलग किया था, बस वो काम इकट्ठा करना है एक ही क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मेट की बात करें अगर, ध्यान से देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग में लिखते आ रहते हैं वही सॉल्व करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे, मशीन सेल करना, मशीन परचेज करना वगैरह वगैरह। उसके बाद इन्वेस्टिंग का आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे फाइनेंसिंग में लिख रहे थे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड वगैरह वगैरह, फाइनेंसिंग वाला है। सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्टर्स में देखना है तो इसलिए सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए सीक्वेंस फिक्स रखा हुआ है, प्रायोरिटी वाइज रखा हुआ है कि हर इन्वेस्टर पहले ऑपरेटिंग देखना चाहेगा कि मेन काम से कितना कमाया, उसके बाद देखना चाहेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करा, उसके बाद देखना चाहेगा पैसा कहाँ से अरेंज करा। तीसरी एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। ये तीनों आंसर्स आपके चेक किए जाएंगे। अभी तक हमने इतना सीखा। उसके बाद एक चौथा छोटा सा आखिरी काम क्या है, ये तीनों ही आंसर्स को जोड़ देना। लास्ट तीन में देता हूं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एड इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझे इस चीज को? तो मान लीजिए ऑपरेटिंग में टोटल 500 रुपए आए हैं प्लस के, इन्वेस्टिंग में 300 रुपए आए हैं माइनस के, फाइनेंसिंग में 200 रुपए आए हैं प्लस। मतलब पूरे साल इस कंपनी में 500 रुपया ऑपरेटिंग से आया, 200 रुपया फाइनेंसिंग से आया, टोटल 700 रुपीज आए हैं इस कंपनी में, लेकिन 300 रुपीज चले गए इन्वेस्टिंग में। तो अल्टीमेटली कैश कितना आया इस साल? 400 आया। इस साल जो कैश आया वो अल्टीमेटली 400 आया। साल की शुरुआत में कितना कैश था? मान लेते हैं 100 रुपए था। तो अब साल के एंड में कितना कैश बच जाना चाहिए? 500 बचना चाहिए, क्लोजिंग कैश। इस चैप्टर में एक अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव चीज है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, या कोई एग्जाम में पता लग जाएगा। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश अवेलेबल रहेगा। तो अपने तीनों आंसर्स को ऐड करने के बाद, उसमें ऑपरेटिंग वाला कैश ऐड करने के बाद वो क्लोजिंग के बराबर आ रहा है तो आपका सही हो सकता है, बराबर नहीं आ रहा है तो पक्का गलत। कुछ जोलॉजी ट्रायल बैलेंस चैप्टर में था 11th क्लास में कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा तो पक्का गलत। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है तो शायद सही हो सकता है। शायद वर्ड क्यों? क्योंकि डबल साइडेड एरर्स भी होते हैं, वो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता। इसी तरीके से मान लीजिए, देखिए कोई आइटम आपको यहाँ ऐड करनी थी 50 रुपए की, बट आपने यहाँ की बजाय यहाँ 50 रुपए ऐड कर दिए, तो टोटल तो सही आएगा तभी, तो आपका आंसर सही आएगा टोटल वाला। लेकिन ये वाला आंसर गलत हो जाएंगे ना। मतलब ये ना सोचे कि आपका फाइनल आंसर सही है तो आपका आंसर पक्का सही है। हमें हिंदी ट्यूनिंग बहुत मेहनत करनी है कि इन्वेस्टिंग का आंसर सही रहे, फाइनेंसिंग का आंसर सही रहे, ऑपरेटिंग का आंसर सही रहे। देखो मेरी बात, अब एग्जाम में कैसे करना होता है इसको लिखने का तरीका, क्योंकि जो कुछ ना हो जाए, कई बार क्वेश्चन लंबा आता है कहीं छोटा आता है। तो एग्जाम में क्या करें, अपनी दोनों शीट्स हैं इसको ओपन करके पहले वाली शीट पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएं। मान लीजिए आपकी शीट है तो आपने कंप्लीट शीट को खोल लिया, एक साइड ये है एक साइड ये, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएं, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यहाँ पर लास्ट की वो 3 लाइन। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ज्यादा काम होता है तो इसके लिए 1 पेज, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में बहुत कम आइटम्स होती है तो इसके लिए हाफ पेज में आ जाएगा, लास्ट की 3 लाइन। इस तरीके से आपका काम खुला खुला हो जाएगा।
ये वाले बच्चे क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग स्टार्ट करा और पहले ऑपरेटिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसे करने में आपको पूरा क्वेश्चन 3 बार रीड करना पड़ेगा, पहले ऑपरेटिंग के लिए, फिर इन्वेस्टिंग के लिए, फिर फाइनेंसिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको 3 बार रीड करना पड़ेगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा कीमती आपके लिए टाइम है, स्पेशली अकाउंट। तो इसलिए नहीं करना हमको, ऐसा तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाना है। और क्या करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग यहाँ स्टार्ट करा, आधे पेज के बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, फिर ऑपरेटिंग के लिए स्पेस कम पड़ जाता है, फिर वो इन्वेस्टिंग के ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो उसकी बाजू में से निकल जाता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक पेज कंप्लीट छोड़ दो आपकी ऑपरेटिंग के लिए, भले इसमें आधा पेज खाली चला जाए आपका, उसके कोई मार्क्स नहीं कटने हैं। तो ऑपरेटिंग के लिए पूरा आप स्पेस छोड़ करके रखें, इस हिसाब से फॉर्मेट बनाना। क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग में छोटे क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स कम है, तो शायद ऑपरेटिंग काफी स्पेस बचा रहा है आपका, बट नहीं मैटर करना चाहिए। दूसरा, पेज भी आप इस तरीके से लेके चलना कि आमने सामने बाबा पलटना ना पड़े। ऑपरेटिंग इधर, इन्वेस्टिंग पीछे, बाबा पेज पलटने में भी इनकन्वीनियंट फील होता है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट लिख सकते हैं जी आप पेज 227 पर। सबसे ऊपर हेडिंग है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग दिस। वही बात देखें, पहली हेडिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड हेडिंग बना रखी है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग, थर्ड हेडिंग फाइनेंसिंग, ऊपर लास्ट की 3 लाइनें क्या लिखी है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो तीनों एक्टिविटी को जोड़ करके लिखना है ये वाला। और सेकंड लास्ट लाइन क्या है, ऐड ओपनिंग कैश, लास्ट लाइन क्या है, क्लोजिंग कैश। क्लियर हो गई बात? कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम हैं पेज 230, क्वेश्चन 1। तो इस क्वेश्चन में करंट ईयर कौन सा है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। देखिए अमाउंट के कॉलम के लिए मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है ये। मैं प्रेजेंटेशन कैसे कराने वाला हूँ कि सारी कैलकुलेशन हम इस वाले कॉलम में करेंगे, जो हमारा ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, अपने आंसर को हाईलाइट करने के लिए। हम अपने एग्जामिनर को एक इजीनेस दे रहे हैं कि भैया आपको हमारे आंसर के अंदर ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो हमारा ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर है। अगर एक ही कॉलम के अंदर सारी कैलकुलेशन होगी तो एग्जामिनर को ढूंढने की मेहनत करनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग वाला आंसर कौन सा है, फाइनेंसिंग वाला आंसर कौन सा है। तो उसे कंफर्ट दे रहे हैं सारी कैलकुलेशन इधर, डेट ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का। मतलब लास्ट वाले कॉलम में सिर्फ 6 अमाउंट रहेंगे, एक ऑपरेटिंग का आंसर, एक इन्वेस्टिंग का आंसर, एक फाइनेंसिंग का आंसर और लास्ट की 3 लाइन। सिर्फ 6 अमाउंट इस वाले कॉलम में, बाकी सारे अमाउंट डिटेल्स वाले कॉलम में। पहली हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब सेकंड पेज पर आ गए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद थर्ड हेडिंग पर आ गए, हाफ पेज के गैप में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर इन्वेस्टमेंट रेयरली की जाती है, सालों में एक आध बार मशीन बेची खरीदी जाती है, बिल्डिंग खरीदी बेची जाती है, इसलिए इसमें एक्टिविटी कम होती है। सेम फाइनेंसिंग में लोन लेना, लोन रीपे करना, ये भी सालों में एक आध बार होता है, इसलिए इसमें एक्टिविटीज कम होती है। सबसे लास्ट लाइन, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
सेकंड लास्ट लाइन ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखनी है, ध्यान रखें। थर्ड लास्ट लाइन नेट, उसके बाद मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं स्पेस क्यों छोड़ा? अगर पॉजिटिव आएगा तो नेट इंक्रीज बोलूंगा और नेगेटिव आएगा तो क्या नेट डिक्रीज। अगर तीन एक्टिविटी का आंसर ऐड करने के बाद आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसे बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं, नेट इंक्रीज ऑब्लिक ब्रैकेट में डिक्रीज। तो ये एक लाइन लिख दिया, ये सब पे एप्लीकेबल है, चाहे आंसर पॉजिटिव हो चाहे आंसर नेगेटिव। एग्जामिनर को बता रहे हैं कि देखो बिना ब्रैकेट में लिखा है तो इंक्रीज है, ब्रैकेट में लिखा है तो डिक्रीज, जो आपको कैलकुलेशन आसान लगे। पॉजिटिव हो तो सिर्फ इंक्रीज लिख दो, या फिर इंक्रीज ऑब्लिक ब्रैकेट में डिक्रीज, या फिर अगर आंसर नेगेटिव है तो नेट डिक्रीज लिखो, या फिर इंक्रीज ऑब्लिक ब्रैकेट में डिक्रीज। इतना जो मैंने लिखा है इतना तो आपके हर क्वेश्चन में आना ही आना है। टेस्ट में बच्चे इतना भी छोड़ के आते हैं, इसके मार्क्स नहीं है। लेकिन स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2013 में। स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट के साथ। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 80,000 वाज सोल्ड फॉर 65,000। बताइए 80,000 की मशीन 65 में बेची है, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग में लिख देते हैं सर सेल ऑफ मशीन। अमाउंट 80,000 के 65,000 के 15,000 पर हमें कैश फ्लो में सिर्फ कैश से मतलब है, तो मशीन बेचकर पैसा आ रहा है 65। ब्रैकेट का मान है कि नहीं? नहीं सर, इनफ्लो है, मशीन बेची है तो पैसा आया है, इनफ्लो है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा। सर इस पे लॉस भी हुआ, 80 की मशीन 65 में बेची, 15,000 का लॉस हुआ। लॉस ऑपरेटिंग में ऐड होता है, लेकिन अभी ये सही समय नहीं ऐड करने का। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर में टॉप प्रायोरिटी के पहले तीन चीजें हैं, डिविडेंड, टैक्स और रिजर्व, उसके बाद ही इसको ऐड किया जा सकता है सेकंड आंसर में, इसलिए अभी इसको स्किप करना पड़ेगा। आगे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द टेंजिबल असेट्स 2 लाख। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराया गया है 2 लाख। ये भी ऑपरेटिंग में ऐड होता है, लेकिन अगेन ये सही समय नहीं है, सेकंड आंसर के बाद ही ऐड किया जाएगा, स्किप करना पड़ेगा इसे। अब वापस आते हैं जी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। स्टार्टिंग में शेयर कैपिटल 6 लाख थी और अब 7 लाख हो गया। क्या लगता है आपको क्या हुआ? शेयर इशू करें, कौन सी एक्टिविटी? इशू ऑफ शेयर्स। कितना अमाउंट? 1 लाख। सर 6 लाख से 7 लाख के हो गए शेयर्स, मतलब इस साल 1 लाख रुपए के शेयर इशू हुए हैं। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना सर, इनफ्लो है, शेयर इशू करके पैसा आता है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही तो प्रॉफिट छुपा होता है। जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो सरप्लस वर्ड है, ये प्रॉफिट का बैलेंस ही टर्म है इसके लिए। तो लास्ट ईयर रिजर्व एंड सरप्लस में 1,10,000 थे, इस साल के एंड तक उसमें 2 लाख हो गए। इसका मतलब क्या लग रहा है? इस साल प्रॉफिट हुआ है 90,000 का। तो मैं इसमें 2 कॉलम बनाना भूल गया, मैं दोबारा करता हूं, आप सोचो। इस साल प्रॉफिट हुआ है 90,000 का, प्रॉफिट हुआ है इस साल 90,000 का। सर पूरे क्वेश्चन में कहीं रिजर्व की बात नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं डिविडेंड की बात नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं टैक्स की बात नहीं है। इसका मतलब यही हमारा पहला आंसर आ गया, जिसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारा आ गया 90,000। अब जो हमने 2 आइटम स्किप की थी,
वो लिखने का सही समय है क्या क्या? एट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो कि 15,000 था, और एड में ही डेप्रिसिएशन जो कि 2 लाख। इन दोनों अमाउंट से प्रॉफिट ऑलरेडी घट चुका है, डिडक्ट हो चुका है, इसलिए हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं कि कैश वाला ऑपरेटिंग वाला प्रॉफिट कितना है ये जानने के लिए। ये तो आइटम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ऐड नहीं कर सकते हम, सीक्वेंस का बड़ा ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं सर अगले आइटम पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लास्ट ईयर 2 लाख थी, अब 3 लाख। क्या लगता है आपको लोन लिया कि रीपे कर दिया? लोन लिया सर, बढ़ रहा है ना, इसको ऐसे लिखते हैं सर, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि उसके अंदर लोन है कि डिवेंचर है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग यही टर्म इस्तेमाल करना होगा। अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख कि 3 लाख? 1 लाख। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगाना सर, क्योंकि हमने लोन लिया है तो कंपनी में पैसा आ रहा है, हमें सिर्फ कैश पे ध्यान देना है। अगर कैश आ रहा है तो ब्रैकेट नहीं लगाना, कैश जा रहा है तो ब्रैकेट लगाना। अगर लोन कम हो रहा होता उसका मतलब हमने लोन पे करा, कैश जा रहा है, तब ब्रैकेट आता। इसके बाद आ जाते हैं सर ट्रेड पेबल्स पर। ये तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला पॉइंट हो जाएगा। उससे पहले हमें इसका दूसरा आंसर निकालना होगा जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना है ये आंसर बताएं? 305। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दूसरा आंसर आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज चेक करने वाले हैं। ट्रेड पेबल्स पे आते हैं सर, करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज। तो लिखिए इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 5,000। बताइए ब्रैकेट लगाने के नहीं लगाने? नहीं लगाएंगे सर। करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन, बढ़े तो बढ़ा। अब आ जाते हैं एसेट साइड पर। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पहले वाली सब हेडिंग टेंजिबल एसेट्स। मशीनरी इसी में आती है, मशीनरी इसी में आती है। सर लास्ट ईयर जो है ये 8 लाख रुपीस का बैलेंस था। इस साल हमने मशीन बेच भी दी, इस साल हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, तो वैल्यू तो घट जानी चाहिए। ये 11 लाख की जादू से कैसे बढ़ गई? डेफिनेटली परचेज करी हो। कितनी परचेज करी जानने के लिए देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइए। यहाँ फॉर्मेट कंप्लीट हो रहा है, बनाइए वर्किंग नोट नंबर 1। इसका नाम टेंजिबल एसेट्स अकाउंट भी रख सकते हैं आप, या मशीनरी अकाउंट भी रख सकते हैं, क्योंकि टेंजिबल एसेट के अंदर एक ही आइटम स्पेसिफाई कर रखी है, मशीनरी। ये अकाउंट लगभग हर क्वेश्चन में बनेगा, इस पे एक्सपर्टाइजेशन चाहिए। एसेट है सर, बैलेंस बीटी डेबिट में मिलेगा। वर्किंग नोट है, ध्यान रखें रफ वर्क नहीं है, तो फॉर्मेट इसका भी पूरा बनेगा। टॉप कॉर्नर्स पर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट 2 बार। बैलेंस बीटी का मतलब ओपनिंग बैलेंस। कितना बैलेंस है सर ओपनिंग? बताइए फटाफट से, कोई नहीं बता रहा। 8 लाख साल की शुरुआत का बैलेंस मशीनरी का 8 लाख रुपीस क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड वाला बैलेंस। परचेज करी हमने इस साल, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री हुई होगी। ब्रैकेट में हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने इतनी मशीनरी परचेज करी है, और एक और ब्रैकेट में ये बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये वाला अमाउंट हम एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं। बस ये वाला जो काम है ये प्रैक्टिकल लाइफ में करना नहीं होता, क्योंकि बॉस ऐसे नहीं कहेगा कि मैंने बताया परचेज कितनी, खुद निकालो, मैं सेल बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, मार्क्स की वर्ड बनाने के लिए ऐसी आइटम मिसिंग होती है। मशीनरी बढ़े तो डेबिट,
और मशीनरी घटे तो क्रेडिट। मशीनरी घटती किस चीज से है सर? तो सेल से घटती है, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में से, बाय लॉस ऑन से, और किस चीज से घटती है? डेप्रिसिएशन से घटती है। अमाउंट खुद लिखने की कोशिश करें, नोटिंग के लिए ना रेडी रहें। $80,000 वाले 65,000 में बेचिए, बाय बैंक में सेलिंग प्राइस, लॉस में लॉस वाला अमाउंट, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये अकाउंट हर क्वेश्चन में बनना है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, बहुत ध्यान से देख लें कौन कौन सा अमाउंट, कौन सा अकाउंट किधर आया है। कंफ्यूजन लगे तो तुरंत पूछ लें। है 11th वाला है। टोटल कितना है ये बताएं। इसका मतलब मशीन परचेज करी है इस साथ 5,80,000। इसको एक बार रीड करते हैं, इस मशीन के अकाउंट में क्या बताया जा रहा है, इसको रीड करना सीखते हैं। कैसे रीड करते हैं? साल की शुरुआत में इस कंपनी में 8 लाख की मशीन थी। मशीन बेच दी हमने 80,000 वाले, 8 लाख में से हमने 80,000 की मशीन बेच दी। तो 8 लाख में से मुझे 80,000 रिमूव करना। डेबिट साइड में से अगर कोई चीज रिमूव करनी हो तो क्रेडिट की जाती है। तो मैंने इसे 80,000 से क्रेडिट कर दिया। टोटल इसका 80,000 ही आ रहा है, बस उस अमाउंट को स्प्लिट करके लिखा है, सेलिंग प्राइस अलग और लॉस अलग लिखा 80 ही है। अगर इन दो ट्रांजैक्शन के बाद ही मैं तुरंत बैलेंस शीट निकालता तो 720 का, 8 लाख की मशीन थी, 80,000 की बेच दी, 720 की बच गई। तो 720 की बच गई, वो हमने पूरे साल यूज करी है, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, डेप्रिसिएशन आया 2 लाख। तो 720 की मशीन पर जब 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा तो उसकी वैल्यू बच जानी चाहिए 520। 720 में से 2 लाख गए तो 520। तो अगर हम डेप्रिसिएशन निकालने के तुरंत बाद बैलेंस शीट कैलकुलेट करता तो 520 आना चाहिए था मशीन का बैलेंस। 520 की बजाय 11 लाख आ रहा है। 520 होना चाहिए था बट 11 लाख आ रहा है। तो 11 लाख और 520 में जो गैप है वो 580 का गैप है। इसका मतलब 580 के परचेज करेंगे। क्लियर हो गई जी बात? परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। ब्रैकेट लगाने का मान है कि नहीं? यस सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मशीन खरीदी है, इन्हें सोचे कि मशीन आ रही है, इनफ्लो है, कैश जा रहा है, कैश का आउटफ्लो है, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाएगा। इसके अगली आइटम है सर इन्वेंटरीज। ये इधर आएगा करंट लायबिलिटी में। बताइए इंक्रीज है क्या डिक्रीज? इंक्रीज। तो लिखिए इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। कितना इंक्रीज हुआ है? 10,000। ब्रैकेट लगाने का मान है कि नहीं? करंट एसेट के साथ नेगेटिव रिलेशन, अगर बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये भी करंट एसेट का पार्ट है। बताइए इंक्रीज है कि डिक्रीज? डिक्रीज, घट रहा है। लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना घट रहा? 8,000। ब्रैकेट लगाने का मान है कि नहीं? नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट, घटे तो बढ़ाओ। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहेगा सर। बताइए ओपनिंग वाला कैश कितना है? ओपनिंग वाला कैश है 35,000। क्लोजिंग वाला कैश कितना है? 28,000।
मतलब साल की शुरुआत में मेरे पास 35,000 थे, साल के एंड तक मेरे पास 28,000 रह गए। इसका मतलब बढ़े कि घटे? इसका मतलब 7,000 रुपीज से मेरा कैश इस साल कम हो गया, नेट डिक्रीज। देखो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे हमने पहले से हमारा फाइनल आंसर निकाल लिया। ये तीनों एक्टिविटी को ऐड करके हमारा आंसर माइनस का 7,000 आना चाहिए। हमें आंसर पहले से पता लगता है, ये क्वेश्चन में आसानी हो जाती है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी ऐड करने के बाद जो आंसर आता है क्या नाम देते हैं उसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद हम टैक्स पेड लेस करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स पेड है नहीं, इसलिए जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना आंसर आएगा? 3,08,000। इसको हम ऑर्डर कॉलम में लिख सकते हैं। ये देखिए ऑर्डर में लिखना है। इन्वेस्टिंग का आंसर बताइए। 5,15,000 और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश यूज्ड। ये नेट वर्ड ऑप्शनल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग का पॉजिटिव आंसर आ रहा 2 लाख। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों आंसर्स को ऐड करें। अगर नेगेटिव 7,000 भी आ रहा तो मैंने ठीक पढ़ा है, नहीं तो आपने गलत पढ़ा। तीनों आंसर्स को ऐड करने के बाद आउटर वॉल्यूम में लिखना। हाँ आउटर में लिखना है, मतलब जैसे ये वाला आउटर में लिखा, उसके बाद ये आउटर में इस वाले में, ये इधर वाले में, ये तीनों इधर वाले में। आउटर इधर वाला ऑप्शनल है, मैंने बताया था पहले, मेरे रिकमेंडेशन है वो। ये अलग से हाईलाइट होगा हमारा मेन आंसर, तो सही रहेगा। तो उस तीनों आंसर को ऐड करने के बाद हमारा आंसर ये नहीं आ रहा, तो एग्जाम में ऐसा क्या करें? एग्जाम में ऑपरेटिंग वाला आंसर बदल देना। आपका तीनों आंसर को ऐड करने के बाद जो ये दो अमाउंट तो आपको क्वेश्चन में पता हो, क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश, ये दोनों आप क्वेश्चन से नोट कर लोगे। इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो ये वाला अमाउंट हो जाता है, तो लास्ट के 3 अमाउंट तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एग्जाम में, तीनों एक्टिविटी को ऐड करा और इसके बराबर आपका आंसर नहीं आ रहा, तो पता लग गया आपको गड़बड़ है। तो जितना आपके पास टाइम दे सकते थे उसमें आपने टाइम दे दिया और गड़बड़ आपको नहीं मिल पा रहे, तो आप ऑपरेटिंग का आंसर बदल दें। मतलब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में फिलहाल मेरा आंसर जो आ रहा है वो माइनस का 5,000 आ रहा है, तीनों को ऐड करके मेरा आंसर सपोज आ रहा है माइनस का 5,000, लेकिन यहाँ माइनस का 7,000, 2,000 रुपये और घटाने हैं मेरे को, तो मैं यहाँ पर 3,06,000 बना दूंगा उसको। क्योंकि जनरली जो मिस्टेक होती है एग्जाम में वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में होती है, सॉरी ऑपरेटिंग में होती है। मतलब इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही होता है जनरली, नालायकों का तीनों गलत होता है लेकिन जनरली बच्चों का जो मिस्टेक होती है, इसको लग रहा है मेरा कॉन्फिडेंस है मुझे सही होना चाहिए, पता नहीं कहाँ पे पढ़ रही है, मिल नहीं पा रही, तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग जनरली सही होता है, ऑपरेटिंग में गड़बड़ होती है। तो लग चल गया टीचर ने डिटेल में चेक नहीं करी अगर, तो ऑपरेटिंग आपका फाइनल आंसर देख के आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन टेस्ट में ऐसा ना करें क्योंकि वहाँ चेकिंग डिटेल में होती है। फॉर्मेट बनाए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सर हाँ जी, अगर सर टोटलिंग नहीं करी टाइम की वजह से तो कितने मार्क्स करने हैं? एक नंबर बिकॉज स्टेप मार्किंग का ना कोई डिफाइंड रूल नहीं होता सर। पूरे फॉर्मेट में मैंने सिर्फ ये वाला काम नहीं किया था तो कितने, सिर्फ एक ही डेबिट नहीं लिखा तो कितने, कोई डिफाइंड नहीं होता हर एक स्टेप का एग्जैक्ट मार्किंग। ये पर्सन की जजमेंट पर है,
कितने मार्क्स काटे किस गलती के? कमेंट तैयार करें जी सेकंड क्वेश्चन के लिए। यूजी को टेस्ट से रिवाइज करता है। चार चैप्टर्स का रिवीजन आपको प्री बोर्ड में काफी हेल्प देगा। थ्योरी नहीं है टेस्ट में, सिर्फ न्यूमेरिकल है। चारों चैप्टर से एक क्वेश्चन। मार्क्स ध्यान दो। 15 नंबर का बनते पढ़ा जी क्वेश्चन नंबर 2, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में भी करंट ईयर 2017 है, स्टार्टिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट। नोट्स अकाउंट में लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट था 24 और इस साल के एंड तक हो गया है 132। तो प्रॉफिट कितना हुआ है इस साल? बताएंगे फटाफट से। 1 लाख 1 लाख 1 लाख आटा था। अगर डिक्रीज हो रहा हो तो लॉस आएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। लास्ट ईयर सरप्लस में जितना बैलेंस था इस साल सरप्लस में ज्यादा है, तो कुछ ऐड ऑन हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट है। डिक्रीज हुआ है तो लॉस। पूरे क्वेश्चन में एक वर्ड आएगी नहीं तो आप लोग देखिएगा सर कहीं पर भी डिविडेंड या टैक्स या रिजर्व की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, इसलिए हम इस प्रॉफिट को अपना पहले वाला आंसर का नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारा पहला आंसर आ गया। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है, तो बैलेंस शीट पर आ गए। पहली आइटम शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर कितना था शेयर कैपिटल? 1,80,000। इस साल कितना है? 2,10,000। इंक्रीज है कि डिक्रीज? शेयर इशू करेंगे रिडीम? इशू। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? 30,000। इशू ऑफ शेयर्स 30,000 इशू ऑफ शेयर्स। इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, इसे बिना ब्रैकेट के लिखा जाएगा। पी पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या क्या 1 लिखा हुआ है। ये 1 क्या है? ये नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट्स 1। ये नोट्स टू अकाउंट 1 आप पढ़ चुके हैं, इसलिए अब इसको बैलेंस शीट में स्किप कर दें। जो हेडिंग जो नोट्स टू अकाउंट्स एडजस्टमेंट में कवर हो गया वो बैलेंस शीट में स्किप करें, दोबारा रीड कर दोबारा सॉल्व ना करें। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लास्ट ईयर 150, इस साल 150। तो लोन लिया है कि रीपे करा है? कुछ भी नहीं करा सर, नो चेंज। अब हम आगे जी करंट लायबिलिटीज पर। ट्रेड करंट असेट करंट लायबिलिटी वाला इंक्रीज डिक्रीज है, लेकिन उससे पहले इस प्रॉफिट के अंदर पीएनएल की आइटम एडएलएस की जाती है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस गेन हो गया। इसलिए अभी हम ट्रेड पेबल को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। एसेट साइड में आगे जी पहली आइटम टेंजिबल असेट्स। लास्ट ईयर कितनी थी? 252। अभी कितनी है? 290। तो डेप्रिसिएशन है किसे? परचेज। सर इंक्रीज हो रही, क्या समझे सर? कोई एसेट अगर डिक्रीज हो रही तो उसकी दो वजह हो सकती है, या तो डेप्रिसिएशन लग गया या सेल हो गई। लेकिन कोई एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि परचेज करिए। तो यहाँ पर एसेट बढ़ रही है इसलिए परचेज करिए। कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ टेंजिबल असेट्स, क्योंकि टेंजिबल असेट कौन सी है ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम पे टेंजिबल ही मेंशन करेंगे अपने आंसर में। परचेज ऑफ टेंजिबल असेट्स कितना अमाउंट? ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है जी। एसेट परचेज करिए तो पैसा गया, आउटफ्लो है। सर डिक्रीज हो रही होती तो क्या मानते? सेल भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन भी हो सकती है।
क्या मानेंगे? अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। क्या मानेंगे? देखिए प्रिजम्पशन वर्ड कहाँ आती है? जो रूटीन वर्क होता है, प्रिजम्पशन वर्क वहाँ आता है, प्रिजम्पशन वाला काम वहाँ आता है। जो रूटीन वर्क सर हमेशा ऐसा ही होता है, प्रिजम्पशन वहाँ होती है। जो एक्सेप्शनल होता है वो प्रिजम्पशन कभी नहीं होती। तो डेप्रिसिएशन और सेल में से रूटीन वाला काम कौन सा? डेप्रिसिएशन। सेल ऑफ मशीन तो रेयर होती है, सालों में एक आध बार, बट डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। डेप्रिसिएशन इज अ कंपलसरी एक्सपेंस। इनकम टैक्स में पढ़ेंगे सर डेप्रिसिएशन ऐसा एक्सपेंस है जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स डिडक्शन लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। मैं डिडक्शन लगाने का मन नहीं है, मैं नहीं लगा रहा, ऐसा नहीं चलेगा, डिडक्शन लगाना ही पड़ेगा। उसके पीछे गवर्नमेंट लोग क्या करते थे कि साल प्रॉफिट मेरा कम आ रहा है, टैक्स बन ही नहीं रहा, तो मैं डिडक्शन नहीं लगाता, वैसे टैक्स नहीं बनता। नेक्स्ट डे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई हो गया तब डिडक्शन लगा दिया। तो ऐसे अपनी बॉडी मॉडिफाई करते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला डिडक्शन लगाना कंपलसरी ही है। तो डिडक्शन लगाना कंपलसरी है, तो जब भी एसेट घटती आपको दिखाई दे तो कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो डेप्रिसिएशन ही मानना है। क्लियर हो गई ये बात? अगले आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। लास्ट ईयर कितना था? 80, अभी कितना है? परचेज की सेल की डायप परचेज बढ़े तो हमेशा परचेज ही ऑप्शन होगा। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30 ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगाना? इन्वेस्टमेंट करी है हमने, पैसा लगाया है उसके अंदर, परचेज करी है, आउटफ्लो है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी इसलिए हमें डेप्शन या सेल नहीं माना, परचेज माना। घट रही होती तो क्या मानते हैं? डेप्शन की सेल, ना सेल। इन्वेस्टमेंट कैसे घिस जाएगी? मेरे शेयर पुराने हो गए। इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। नोट देंगे इसके लिए। क्वेश्चन 1 के पिछले पेज पर आ जाइए। पिछले पेज पे क्वेश्चन 1 के ऊपर पढ़े थे, नोट पढ़े। क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़ा। क्वेश्चन 1 के ऊपर 4 लाइनें लिखी हुई है। पहला, इफ टेंजिबल एसेट इंक्रीज, तो क्या एज्यूम करना है कि परचेज है। अगर टेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या एज्यूम करना है? डेप्शन। सेल लिखकर काटा हुआ है मैंने कि ध्यान रखना है कि सेल नहीं माननी, प्रोडक्शन मानना। तीसरी लाइन, अगर एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो क्या मानना है? परचेज। मतलब बढ़े तो हमेशा परचेज ही है, चाहे कोई भी आइटम। आगे, इफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज तो क्या मानना है? क्योंकि डेप्शन इस पर नहीं लगता। ध्यान रहे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, प्रोडक्शन नहीं लगता, इसलिए इसमें सेल प्रोडक्शन रहेगी। आगे आ जाइए। अगली आइटम है सर करंट एसेट्स के अंदर इनटेंजिबल करंट एसेट करंट इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में मार्केटेबल। सर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट 90 डेज के अंदर तक की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कैश एंड कैश फ्लो का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट को ए और डी पॉइंट को ऐड करके लिखा जाएगा लास्ट की 3 लाइन। ए और डी पॉइंट को ऐड करके लास्ट की जो 2 लाइन है इसमें लिखा जाएगा। अब बताइए कि क्लोजिंग कैश कितना लिखूं? कौन बच्चा बता सकता है? सर 78,000 करेक्ट है। बाकी सब दोस्तों कैसे आया 78,000 से? 24 प्लस 54 ए और डी पॉइंट को ऐड करके लास्ट के 2 पॉइंट में लिखना है। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है, जब चाहे उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसलिए कैश के जैसा। बताइए फटाफट से, ओपनिंग कैश कितना? 69,500। बताइए इंक्रीज कितना हुआ?
8,500। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस देखें, ओपनिंग कम है, क्लोजिंग ज्यादा है, तो इस बार इंक्रीज हुआ है, तो आंसर में लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आ रहा है 8500। इसका मतलब हमारे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों आंसर को ऐड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए 8500। इसके बाद इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ये दो आइटम रह गए, तो अब सिर्फ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी वाला काम रहेगा। इसमें तो सर और भी आइटम नहीं है, मतलब डेप्शन या लॉस वगैरह के आइटम नहीं है, तो डायरेक्टली से स्टार्ट करेंगे। इसलिए पहले आते हैं ट्रेड रिसीवेबल, बताइए इंक्रीज है कि डिक्रीज? ट्रेड पेबल्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज है कि डिक्रीज? ट्रेड पेबल्स लास्ट ईयर 27,000 के थे, इस साल 75 के हो गए। कितना इंक्रीज हुआ? ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना सर। पॉजिटिव रिलेशन विद करंट लायबिलिटी, बढ़े तो बढ़ाओ। सेकंड हेडिंग करंट एसेट में बी पॉइंट इन्वेंटरीज पर आ जाते हैं। बताइए लास्ट ईयर कितना था? 24,000, अभी कितना है? 1 लाख से। इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। कितना इंक्रीज हुआ? 83,000। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट, बढ़े तो घटाओ। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स चेक करें, इंक्रीज है कि डिक्रीज? इंक्रीज। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? ब्रैकेट लगेगा सर, नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट, बढ़े तो घटाओ। उसके बाद हमारा तीसरा आंसर आता है जिसका नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है, इसलिए ये आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा। पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना आंसर है ये बता? टैक्स पेड में बात दिखा के फिर दिखा सकते हैं। ऑप्शनल है, बस ऑप्शनल है। नील की प्रेजेंटेशन कंपलसरी नहीं है सिलेबस में, या किसी भी अकाउंट में जो आइटम नील हो उसे स्किप किया जा सकता है। इन्वेस्टिंग बनाते हैं, आंसर आ रहा है 72,000 ब्रैकेट में, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 72,000। फाइनेंसिंग में सिर्फ एक ही अमाउंट है 30,000। आउटर कॉलम में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटी के आंसर को ऐड करो, 85 में आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट बनाया था, इस क्वेश्चन में नहीं बनाया है। कब बनाना है, कब नहीं बनाना है? तो जिस भी अकाउंट की 3 इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है, ये बस 5 क्वेश्चन से एक्सपीरियंस है कि जनरली जिस अकाउंट की हमारे पास 3 अमाउंट अवेलेबल हो, उस केस में उसका अकाउंट बनता है। अभी तो सिर्फ मशीनरी का बनाया है, आगे जाके काफी सारे अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन के अंदर, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, शेड्यूल्ड अकाउंट भी है क्वेश्चन में।
तो जब भी तीन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो पिछले क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था, डेप्रिसिएशन और सेल, चार इन्फॉर्मेशन थी इनफैक्ट, तो अकाउंट बना। इस क्वेश्चन में मशीनरी की भी सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए अकाउंट नहीं बना। इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होता कि मशीन प्रोडक्शन है या मशीन की सेल है या मशीन की परचेज है तो अकाउंट बनता। तो जनरली तीन अमाउंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो अकाउंट बनता। एमसीक्यू लास्ट में कौन सा किया था? 22 किया था। तो ये बता दीजिए पेज 241, पेज 241 क्वेश्चन नंबर 23। An example of cash flow from investing activities is investing एग्जांपल मांगा हुआ है ऑप्शन ए। इसके ब्रैकेट में जो सही एक्टिविटी है वो लिख दीजिए। दो बात बताइए कौन सी एक्टिविटी ऑप्शन है? फाइनेंसिंग लिख दीजिए ब्रैकेट में। अमन आप बताइए ए ऑप्शन में इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। जब डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, ये इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बी ऑप्शन रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। शिवम बताएं कि कौन सी एक्टिविटी लग रही है आपको? फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख लीजिए ब्रैकेट में। यश बताइए इनफ्लो लग रहा है कि आउटफ्लो लग रहा है? आउटफ्लो। सर रीपे करेंगे तो पैसा जाएगा, ब्रैकेट में आउटफ्लो भी लिख लीजिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर कैश, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी लग रही है। आउटफ्लो। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो। बस डी पॉइंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सी एक्टिविटी लग रही है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट बेची है तो पैसा आएगा, इनफ्लो। तो डी ऑप्शन आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। 25 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ऑपरेशनल नेट प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आया है। बी पॉइंट डिक्रीज इन सी, इसको भी ऐड किया जाता है, पार्ट हो गया इसका। इंक्रीज इन सी, ये भी ऑपरेटिंग में ऐड किया जाता है, पार्ट हो गया इसका। तो ऑल ऑफ दीस आंसर। 25 पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करना कौन सी एक्टिविटी हुई? तो ये इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, तीनों में से कोई नहीं होती। तो ऑपरेटिंग की डेफिनेशन ये है, जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं है वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, इसलिए ऑपरेटिंग इसका आंसर बनता है सी ऑप्शन। 26 एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें भी सारे आंसर लिखेंगे जी। अनुभव आपकी बारी। ऑप्शन नंबर 1 कौन सी एक्टिविटी लग रही है? ऑपरेटिंग लिख लीजिए ऑप्शन ए में। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो है सर, सेल करेंगे तो पैसा आएगा। बी ऑप्शन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सी एक्टिविटी लग रही है? इन्वेस्टिंग लिख लीजिए। ओम आप बताएं इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? इनफ्लो है सर, बेचेंगे तो पैसा आएगा। सी ऑप्शन इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय ए बैंक, फाइनेंशियल। देखिए बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, बैंक का टर्म डिपॉजिट क्या है? एफडी। तो बैंक एफडी पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। उसका मेन काम यही पैसा लेना और आगे लोन पर देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा ये। और इंटरेस्ट पे करा है तो आउटफ्लो है। पॉइंट नंबर 3 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बताएं। फाइनेंसिंग। अच्छा इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। तो ऑपरेटिंग पूछा था तो ए और सी दोनों आंसर आएंगे इसके अंदर। 27 क्वेश्चन, which of the following is always classified under financing activity while preparing cash flow statement for financing as well as manufacturing concern? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, देखिए अगर कंपनी फाइनेंसिंग हो या नॉन फाइनेंसिंग हो, ऐसे केस में बहुत सारे आंसर बदल जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसीव करना इन्वेस्टिंग होता है, लेकिन फाइनेंसिंग का हमने ऑपरेटिंग होता है, बदल गया ना आंसर। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स में आंसर बदल जाता है।
क्वेश्चन कह रहा है कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही उसका आंसर आएगा, चाहे कंपनी कोई सी हो, चाहे कंपनी फाइनेंसिंग वाली हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग वाली, कोई भी कंपनी हो, हमेशा इसका आंसर फाइनेंसिंग ही रहेगा। ऐसा कोई एग्जांपल देना। तो ऑप्शन नंबर ए, ये तो बताएं कौन सी इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सर, एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन आंसर नहीं। बी ऑप्शन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है ना, बताएं कौन सा एक्टिविटी है? तो आप ऐसा आंसर बोले सर, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर और डिवेंचर, ये परचेज करना। एक नॉर्मल कंपनी के लिए, ऑर्डिनरी कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग है, लेकिन एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग। यहाँ पे दो आंसर हो गए, इसलिए ऑप्शन आंसर नहीं। हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ दोनों आंसर सेम ही है। सी ऑप्शन परचेज ऑफ फर्नीचर, बताएं कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि फाइनेंसिंग के लिए? फाइनेंसिंग के लिए परचेज ऑफ फर्नीचर कौन सी एक्टिविटी हुई? इसके लिए भी इन्वेस्टिंग हुई। तो फाइनेंसिंग कंपनी का काम थोड़ी फर्नीचर खरीदते रहना। फाइनेंसिंग कंपनी का काम शेयर्स परचेज में, लोन में डील करना, फर्नीचर में डील करना नहीं। तो परचेज ऑफ फर्नीचर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, दोनों ही टाइप की कंपनी के लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दोनों के आंसर सेम है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। क्वेश्चन में क्या बोला, फिर से पढ़ें। क्लासिफाई करो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर, मतलब कोई ऑप्शन में से ऐसा आंसर ढूंढो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होना चाहिए दोनों टाइप की कंपनियों के लिए। अगर क्वेश्चन में फाइनेंसिंग वाली कंडीशन नहीं होती तो सी ऑप्शन सही आ जाता, क्योंकि सी ऑप्शन का आंसर दोनों टाइप की कंपनियों के लिए सेम है। डी ऑप्शन डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। अब डिविडेंड पेड अपनी ही कंपनी के शेयर्स पे किया जाता है, तो अपनी ही कंपनी के शेयर्स एसेट में आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं, तो वहां डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे किसी भी टाइप की कंपनी हो। जो कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है ना, उसका काम थोड़ा खुद की कंपनी शेयर इश्यू करते रहो, ये काम नहीं होता उसका, ठीक है? खुद की कंपनी में शेयर इश्यू करना ये किसी कंपनी का काम नहीं होता, चाहे फाइनेंसिंग या नॉन फाइनेंसिंग हो। शेयर खरीदना बेचना किसी और कंपनी, ये काम हो सकता है फाइनेंसिंग कंपनी का। अपनी कंपनी शेयर इश्यू करना ये काम किसी कंपनी का नहीं होता। तो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग, या कोई सी भी टाइप की कंपनी, फाइनेंसिंग या नॉन फाइनेंसिंग। तो डी ऑप्शन आंसर इसी है। शेयर्स परचेज करने की और कंपनी के सिक्योरिटी वर्ड में शेयर डिवेंचर दोनों आ जाते हैं। 28 पर आ गए क्या? कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कौन सी एक्टिविटी हो? पीछे बताएं, कार्य में करने कौन वाला है? अंशिका बताएं आंसर। फाइनेंसिंग। तो प्रेफरेंस शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 29 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर derived फ्रॉम द डैश एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज कौन सी एक्टिविटी होती है? पहला लिखा हुआ है जी मार्केटिंग से रिलेटेड, दूसरा लिखा है कैश और बैंक में जो पैसा पड़ा है उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से, ऐसा कुछ। सी ऑप्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और डी कहता है हमारा मेन रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक्टिविटी। तो डी ऑप्शन आंसर हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो हमारा मेन रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग। 30 क्वेश्चन, कंपनी ने परचेज करी है 2 लाख रुपए की मशीनरी, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो है। इशूइंग चेक ऑफ 50,000 एंड 8% डिवेंचर ऑफ 150, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑप्शन ए कहता है कि सर आउटफ्लो है 2 लाख रुपए का इन्वेस्टिंग में, जबकि 2 लाख रुपए तो गए ही नहीं है जेब से, तो इसलिए ऑप्शन ही गलत हो गया। बी ऑप्शन कहता है कि इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है 50,000 का, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट सिर्फ 50,000 रुपए की हुई। तो इस एग्जाम में फाइनल आंसर वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखते हैं पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी इन कैश 50,000, बाकी तो डिवेंचर्स की फॉर्म में हुआ, पैसे तो गए नहीं उसके लिए, तो बी ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन कहता है फाइनेंसिंग में इनफ्लो है, डिवेंचर्स इशू तो हो रहे हैं
लेकिन डिवेंचर्स के बदले में मशीनरी आ रही है, कैश नहीं आ रहा, इसलिए सी ऑप्शन सही आंसर नहीं। चलिए कितना करते हैं